Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will start the lecture series of behavior sciences. So basically I will discuss the introduction of behavior sciences today. So what is science? If we talk about science, there is not a common sense. जब भी हम साइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कोई भी प्रोसीजर हम उसको सबसे पहले अवेलुएट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद अवेलुएट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंस। और बिहेवियर की हम बात करें, कोई भी इस तरह के एक्शन जो कोई भी देख सके, ऑब्जर्व कर सके, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। यानी आपकी बॉडी का वो पार्ट जो लोगों को दिख सके। इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल, यानी आप जो बोल रहे होते हैं वो भी हो सकता है, और नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी हो सकती है आपकी। देन मेंटल प्रोसेस। अब क्या होता है कि आपको कोई भी आप किसी भी वाकयात में, किसी भी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके जो सोचने का तरीका होता है, आप जो फीलिंग महसूस करते हैं, आपके जो इमोशंस या मोटिव्स जो आपके अंदर होते हैं, जो आपके बाहर दिख जाए यानी आपकी शक्ल से, आपकी बॉडी से दिख जाए, दैट इज बिहेवियर। और जो आपके माइंड के अंदर होता है, दैट इज मेंटल प्रोसेस। मतलब अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो सब बात आपको पता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस। लेकिन अगर किसी को अंदाजा हो जाए आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, दैट इज बिहेवियर। क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर होते हैं। सो अब हम देख लेते हैं बिहेवियर साइंसेस क्या है। तो बिहेवियर साइंसेस बेसिकली वो फील्ड है जिसमें हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एंड देन उसकी बेसिस पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी बिहेवियर साइंसेस में कोई भी बात हम कॉमन सेंस के बेसिस पे नहीं करते हैं। हम जो भी बात करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बिहेवियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसको देखा, अंडरस्टैंड किया, प्रेडिक्ट किया, पूरा साइंस के प्रोसेस से गुजरा, एंड देन उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स के बिहेवियर कंट्रोल करके उनकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से मेडिकल में आप बिहेवियर साइंसेस पढ़ते हैं, ताकि आपके जो पेशेंट्स के बिहेवियर हैं, जो आप सिर्फ कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, जब साइंस की रो से देखेंगे और उसके बेसिस पे आप पेशेंट के बिहेवियर पे वर्क कर सकते हैं और उसकी हेल्थ को, उसकी डिजीज स्टेट को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट साइंस की और ब्रांचेस के साथ, जिसमें साइकोलॉजी आ जाती है, जिसमें सोशियोलॉजी आ जाती है, और जिसमें एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। और इन ब्रांच को स्टडी करते हुए हम बिहेवियर साइंसेस पे काम कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे हम हेल्थ और डिजीज देख रहे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो हेल्थ एंड डिजीज पेशेंट हमारा सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है। तो ये जो 3 ब्रांचेस हमने देखी, ये बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी को डिस्कस करें। वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस को साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं। कोई भी सिचुएशन आई, आप क्या महसूस करते हैं, उसने आपकी मेंटल लेवल को कितना अफेक्ट किया, उसकी बेसिस पे आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ, ये हम सारा साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, जैसे जैसे एरा बढ़ता जा रहा है, एवोल्यूशन होता जा रहा है, तो उसकी बेसिस पे हिस्ट्री, रेशियल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस और इसका अफेक्ट हमारी हेल्थ पे, हमारे डिजीज पे कितना आया, ये सारा हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में देख रहे होते हैं। सोशियोलॉजी में हम देख रहे होते हैं कि जो पूरा सोशल सिस्टम है जिसमें हम रह रहे होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे इर्द गिर्द के लोग, ये सारे सोशियोलॉजी में आ जाते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर साइंसेस देखें तो सबसे पहले साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हम बात कर रहे होते हैं आई की, यानी मैं, जो हमारी मेंटल प्रोसेस हो रही होती है ब्रेन के अंदर। सोशियोलॉजी में देखें तो हम बात कर रहे होते हैं वी, हम, ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो हम बात कर रहे होते हैं ह्यूमन सोसाइटी और इसका एसोसिएशन पास्ट के साथ। और इन्हीं तीनों फील्ड का बहुत ज्यादा रोल है बिहेवियर साइंसेस में। साइकोलॉजी को देखें तो ह्यूमन माइंड को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उसकी बेसिस पे हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारे सोचने का तरीका, हम कितने मोटिवेटेड हैं, यानी हम चीज़ों को लेके कितना, हमारे क्या परसेप्शन है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल, और उसी की बेसिस पे हम कितने हेल्दी रह सकते हैं, और उसकी बेसिस पे हमें कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, या हमारी पर्सनालिटी ट्राइट्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो बिहेवियर हमारे जो होते हैं एक्शन और रिएक्शन होते हैं,
जो भी हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, जिन भी लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट होता है। ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करें, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बिहेवियर। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम रो रहे होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं, कभी हम लो फील कर रहे होते हैं। यानी कि हम एक ही दिन में अगर आप सुबह से लेकर रात तक अपने बिहेवियर नोट करना स्टार्ट करें, आप लिखें आपका सुबह कैसा महसूस कर रहे हैं और रात तक कैसे महसूस करें, तो आप एक ही इंसान एक ही दिन में डिफरेंट बिहेवियर से गुजर रहे होते हैं। बिहेवियर साइंसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस इन हेल्थ। क्योंकि हम बिहेवियर साइंसेस पढ़ रहे हैं और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ में, हेल्थ को मेंटेन करने में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रोल होता है फैमिली का, आपकी सोसाइटी का, आपकी कम्युनिटी का। तो इस वजह से सोशियोलॉजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिहेवियर साइंसेस में। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे सोसाइटी के इन्फ्लुएंस और उसकी बेसिस पे हमारे बिहेवियर का चेंज होना और उसी की बेसिस पे आपकी हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलफर्ज आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो एट टाइम्स आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जंक फूड खाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो फैमिली का रोल, जेंडर इश्यूज, सोशल क्लासिफिकेशन, सोशल क्लासेस, सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, घर का होना, अपना घर का होना, रेंट के घर का होना, जॉब होना, जॉब ना होना, सोशल सपोर्ट होना, अपने करीब के लोगों की या सोसाइटी की डिफरेंट सोशल पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, उसकी बेसिस पे ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं और क्या इसी की बेसिस पे डिजीज हो सकती है कि नहीं। एक बंदा जो बहुत ज़्यादा दुखी है ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, तो उसकी हेल्थ खराब होगी कि नहीं होगी। और उसको जो पर्सनल इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली सोसाइटी की वजह से आए हैं। तो और दूसरा उसका साइकोलॉजी की बात करें तो खुद की प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर साइंसेज एंड मेडिकल की ब्रांच में बिहेवियर साइंसेज की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम देखें तो माइंड बॉडी इंटरेक्शन, यानी कि हमारे दिमाग का हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा लेना देना है। तो जितने हमारे माइंड ठीक काम करेगा उतने हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। देन पेशेंट बिहेवियर, देन फिजिशियन रोल एंड देयर बिहेवियर, देन फिजिशियन पेशेंट इंटरेक्शन, यानी कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा होता है, फिजिशियन का बिहेवियर कैसा होता है, फिजिशियन का रोल कैसा है और दोनों का इंटरेक्शन कैसा है। क्योंकि अगर पेशेंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो पेशेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में विलिंग होगा। अगर उसको हॉस्पिटल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आने में थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट होगी, अजीब महसूस करेगा, डरेगा और सोचेगा नहीं आऊं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशल एंड कल्चरल इश्यूज इन हेल्थ केयर, देन हेल्थ पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक्स, पैसा, ट्रीटमेंट अफोर्ड करने में प्रॉब्लम ना हो रही हो। अब हम देखें डिजायरेबल एटीट्यूड हम कैसे लेके आते हैं अपने पेशेंट्स पे। जो भी हमें चाहिए पेशेंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसका बिहेवियर हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ है, मसला क्या है, इश्यूज क्या है। उसके बाद हम देखते हैं वो फील क्या कर रहा है, वो सोच क्या रहा है। उसके बाद हम उसको अवेलुएट करते हैं कि क्या वो इसको गुड कंसीडर करता है, क्या वो इसको बैड कंसीडर करता है, यानी कि उसको इसका क्या इसमें महसूस कर रहा है। फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं उस सिचुएशन का कि ये क्यों हो रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेक्चर्स लिए, हमने जो रीड किया, हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या उसकी बेसिस पे उसका एटीट्यूड ऐसे है और उसकी बेसिस पे हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्यों हो रहा है और उसी की बेसिस पे हम उसके एक्शंस को ठीक करवाते हैं। और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और हमें जो भी डिजायरेबल एटीट्यूड होता है हम वो हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, वो वॉक नहीं करता है, वो आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम उस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे वो ऐसा क्यों फील करता है। अगर उसको बीपी का प्रॉब्लम है और पेशेंट को डॉक्टर ने वॉक एडवाइस की और पेशेंट वॉक नहीं कर रहा है,
तो उसको उस सोच से रिलेटेड उसको क्या महसूस करता है, फिर हम अवेल्युएट करेंगे क्या उसको लगता है कि वॉक करना अच्छा है या नहीं अच्छा है, या उसके पास टाइम नहीं है, या वो अपने कामों के साथ वॉक को मैनेज नहीं कर सकता। फिर हम उसके बेसिस पे एनालिसिस बनाने के बाद हम देखेंगे अब हम इसको, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, अब हम इसके बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। आइदर हमें समझाने की ज़रूरत है, आइदर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, या इस तरह के पेशेंट के एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है जिनको वॉक से फ़ायदा हुआ, तो वो हम उसके साथ शेयर करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें जो एटीट्यूड चाहिए और जो हम पेशेंट को वॉक करवाना चाहते हैं हम उसकी तरफ उसको ले आएंगे। देन रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग। साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है हेल्थ केयर सेटिंग में? साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करवाने में, पेशेंट का कंसंट्रेशन इम्प्रूव करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हर एज, हर जेंडर के लोग आते हैं, हर डिजीज के लोग आ सकते हैं, जिसकी बेसिस पे किसी भी पेशेंट की मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही हो। साइकोलॉजिस्ट अक्सर हॉस्पिटल में काम करते हैं, सोशल केयर सेटिंग में काम कर रहे होते हैं, जैसे काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिस्ट इंटरडिसिप्लिनरी टीम का पार्ट होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, ताकि हेल्थ को इम्प्रूव करवाया जा सके, बहुत सारी डिजीज को ट्रीट किया जा सके और बहुत सारी डिजीज को होने से पहले प्रिवेंट किया जा सके। जो भी डिजीज हैं उनको ट्रीट किया जा सके या उनको होने से पहले प्रिवेंट किया जा सके, सिर्फ कुछ हेल्थ बिहेवियर चेंज करके। साइकोलॉजिस्ट तमाम एज के लोगों में काम कर रहा होता है, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट्स में, एंजाइटी के पेशेंट में, या मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, या कोई भी फिजिकल इलनेस जैसे हार्ट डिजीज से डायबिटीज की बेसिस पे जो मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही होती है, या बहुत सारे पेशेंट एडिक्टिव सब्सटेंस यूज कर रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर्स भी, या बिहेवियर डिसऑर्डर हो, या पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, वो तमाम प्रॉब्लम्स जिसकी बेसिस पे किसी भी पेशेंट की मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही हो। आपको बता चुके बिहेवियर क्या होता है, किसी भी इंसान का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई की बेसिस पे रिस्पॉन्स करना जो ऑब्जर्व किया जा सके। अब मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल भी होते हैं। इसी तरह बिहेवियर कॉन्शियस भी होते हैं और नॉन कॉन्शियस भी होते हैं। कुछ हम जो बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम किसी की तरफ देख रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस, और कुछ हम अनकॉन्शियस बिहेवियर कर रहे होते हैं। हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे हम सोचते भी नहीं है लेकिन लोगों को नजर आ जाता है। अब हम देखिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 इज साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, सेकेंड इज कल्चरल इन्फ्लुएंस, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड फोर्थ वन इज सोसाइटल इन्फ्लुएंस। तो कोई भी इंसान है उन पे ये सारे फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे होंगे। हमारे बिहेवियर ऐसे नहीं होता, हमारे बिहेवियर के पीछे ये 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, यानी कोई भी पर्सन कितना मोटिवेट महसूस करता है, कितना वो पॉजिटिव होता है, ये उसके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में आ जाता है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो जो लोग जितना पॉजिटिव सोचते हैं वो उस टास्क को, उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बिलफर्ज अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं, अगर आप उसको सोचते हैं कि आप पूरा कर सकते हैं तो आप अचीव ज़रूर कर लेंगे, टाइम लगे लेकिन कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर पाऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे वो काम भी नहीं होगा और आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगी। और जब सेल्फ एस्टीम लो होती है तो आपका बॉडी पोस्चर, लोगों से बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे फैक्टर, दैट इज कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी आप जिस भी कल्चर में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, दोनों के बिहेव करने का तरीका डिफरेंट होता है। इवन बात करने का तरीका, रहन सहन, खाने पीने की चॉइसेस। और जो लोग शहर में रहते हैं, अब कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग बाहर के कंट्रीज में रहते हैं, तो दोनों के एटीट्यूड में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो आपका कल्चर बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। हमारा किसी से बात करना, हमारा किसी भी अपोजिट जेंडर को इज्जत देना, ये हमारी वैल्यूज जो शो करता है, ये हमारा कल्चर शो कर रहा होता है।
बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, बायोलॉजिकल जो हमारे जीन्स से आ रहा होता है, हमारे एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, जो हमारी जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो चीज़ें होती हैं और वो हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होती हैं या इमोशंस पे असरअंदाज होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। फोर्थ वन इज सोसाइटल, यानी कि जिस तरह के हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के हम सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, जिस तरह के हमारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि जैसे सोहबत इख्तियार करोगे वैसा आप बन जाओगे, या आपकी सोहबत या आपके दोस्त आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली आप जिस भी ग्रुप का पार्ट होते हैं, लोगों का पार्ट होते हैं, सोसाइटी का पार्ट होते हैं, वो आपके बिहेवियर पे कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी का। अगर आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिव सोचेंगे। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स थे जो हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो वाई बिहेवियर साइंसेस इज इम्पॉर्टेंट इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल आता है कि बिहेवियर साइंटिस्ट का क्या रोल है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी बेसिस पर डिजीज को हम रोक सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, बहुत सारे बिहेवियर चेंज करके, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो इश्यूज, वो डिजीजेस हैं जो बहुत आसानी से बिहेवियर को कंट्रोल करके आप इन डिजीज को कम कर सकते हैं। इसमें आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, हेल्थ की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी और बिहेवियर चेंज करवाने पड़ेंगे। तो इसमें बिहेवियर साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज को प्रिवेंट करने में, जो हेल्थ इनइक्वलिटीज है उसको कम करने में और हेल्थ को बेहतर तरीके से प्रमोट करने में बिहेवियर साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। या बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, लोगों के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, और वो चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे जो हम तो पूरी नहीं होती हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हम लो फील करते हैं, जो हम परेशान महसूस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से बिहेवियर साइंटिस्ट चेंज कर सकता है, डील कर सकता है, सिर्फ हमारे चंद बिहेवियर पे काम करके। और अगर हम ओवरऑल देखें तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो बिहेवियर साइंटिस्ट डील कर रहा होता है, बहुत सारे हेल्थ रिस्क को डील कर रहा होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को, सब्सटेंस एब्यूज, वायलेंस, ट्रॉमा, स्ट्रेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन। अब अगर कोई बंदा नशा करता है तो उसके थोड़ा सा अगर हम बिहेवियर चेंज करवाएं तो हम उसको कम कर सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया, उसकी बेसिस पे वो जिस तरह का महसूस कर रहा है उसके ऊपर काम करके, उसके थोड़े से बिहेवियर पे काम करके हम उसको बहुत सारे आगे ट्रॉमा में पहुंचने से हम उसको निकाल सकते हैं। देन हम हेल्थ की बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ क्या है? बेसिकली पहले जो हेल्थ की डेफिनेशन थी उसमें यह था कि कंप्लीट फिजिकल हेल्दी होना इज कॉल्ड हेल्थ। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे पास साइंस के डिफरेंट डोमेन्स हैं। अगर आप इस सारे डोमेन्स कंप्लीट हैं तो आप हेल्दी हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। डिजीज का ना होना की बेसिस पे आप हेल्दी नहीं कहलाते हैं। आपको फिजिकली हेल्दी होना भी जरूरी है, आपका मेंटली हेल्दी होना भी जरूरी है और सोशली हेल्दी होना भी जरूरी है, तो आप हेल्दी हैं। तो अब आप कंसीडर करें आप खुद क्या हेल्दी हैं। देन हम बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात करें हेल्थ में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी बेसिस पे काम करके हम हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल में देखें तो बायोलॉजिकल में हमारे पास एज, सेक्स, डिजीज स्टेट, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, फिजिकल सिम्टम्स, मेडिकेशंस, ड्रग्स, एडिक्शन सब आ जाता है। साइकोलॉजी में हम देखें एटीट्यूड्स, बिलीव्स, मूड्स, स्टेट, बिहेवियर, रिलीजियस कितने हैं, अल्लाह से कनेक्शन कितना है, ये आ जाता है। इन्वायरमेंट में देखें तो जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम इबादत के लिए जा रहे हैं, हमारी सोशल नॉर्म या हमारे नेबर्स या हमारा एरिया, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं या इससे रिलेटेड पॉलिसीज, इकोनॉमी सब आ जाता है। सोशल में देखें तो सोशल सपोर्ट कितना है, फैमिली की तरफ से, जिस जगह हम रहते हैं, इन्वायरमेंट के लोगों की तरफ से, आप जिनके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें 1977 में अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट था जॉर्ज
एंजल, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था बीपीएस मॉडल। इस मॉडल की बेसिस पे बहुत ज्यादा देखा गया डिजीज से लोग हेल्थ की तरफ जा रहे थे, सिर्फ कुछ बिहेवियर चेंज करके। अब देखिए इस पे दिखाया गया है इस चार्ट में कि हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल, जिसकी बेसिस पे डिजीज महसूस होती है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, बहुत सारी डिजीजेस होती है, एज के हिसाब से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, डाइट खराब होने से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, या एक्सरसाइज ना करने से। साइकोलॉजिकल में देखें, लोगों को जब रिजेक्शन मिलता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई दुख, ट्रॉमा, कोई चीज़ पे गिल्टी होना, ये साइकोलॉजिकल में आ जाता है। और सोशल में देखें तो आइसोलेशन होना, अकेले हो जाना, लोगों का सपोर्ट साथ ना होना, सोशल एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, या खराब सोशल एक्सपीरियंस होना, ये सोशल फैक्टर्स में आ जाता है। सबसे पहले था बायोमेडिकल मॉडल, उसके बाद आया बायोसाइकोसोशल मॉडल। क्यों आया? क्योंकि पहले बायोमेडिकल मॉडल में देखें, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया जिसको था चेस्ट पेन, और वो आ गया फिजिशियन के पास। फिजिशियन ने देखा वजह क्या है, उसके बाद उससे कुछ सवाल पूछे, उसके खाने से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पूछी, फैमिली में पूछा कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ, उसके साइन एंड सिम्टम्स पूछे, उसकी बेसिस पे उसने कुछ लैब टेस्ट कराए और उसने डायग्नोसिस बना लिया, और डायग्नोसिस के बाद उसने उसको मेडिसिन प्लान दे दिया कि ये दवाइयाँ ये आप खाएं और ठीक हो जाएंगे। देन आया बायोसाइकोसोशल मॉडल। सेम पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया था, लेकिन अब क्या है कि जो फिजिशियन है वो बायोसाइकोसोशल मॉडल पे काम करेगा। उसको पता है कि बायोसाइकोसोशल मॉडल है क्या। उसने हिस्ट्री ली, उसने उसके कुछ टेस्ट करवाए और उसकी बेसिस पे उसने तो डायग्नोसिस बनाया। उस डायग्नोसिस की बेसिस पे उसने देखा कि जो पेशेंट के बिहेवियर्स है, जो पेशेंट का लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसने क्या किया, जैसे पेशेंट वॉक नहीं करता था, पेशेंट अनहेल्दी ईटिंग करता था, उसने उसकी बेसिस पे पेशेंट के जो ट्रीटमेंट प्लान में मेडिसिन के साथ साथ पहले बिहेवियर एड्स करवाए, उसको वैल्यूज बताई, उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफर किया, उसको एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड किया गया, और अब उसकी मेडिसिन भी चल रही थी लेकिन उसके सिम्टम्स पे भी काम हो रहा था। तो देखा गया कि जो बायोमेडिकल मॉडल वाला पेशेंट था वो ठीक हो गया, उसको दोबारा से चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। लेकिन जो बायोसाइकोसोशल मॉडल वाला पेशेंट था, पेन तो ठीक हुआ, वो आगे दोबारा इस कंप्लेन से नहीं आया क्योंकि उसने अपने बिहेवियर चेंज कर लिए थे। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल में बेसिकली इंटरेक्शन होता है आपकी जीन्स का, आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी पर्सनालिटी का और आपके सोशल कल्चर का। उसकी बेसिस पे आप हेल्दी होंगे या इल होंगे या डिजीज होगी। तो बेसिकली सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको कोई डिजीज होती है, और अगर आप इन कॉम्बिनेशन पे काम कर लें तो आप हेल्दी हो सकते हैं इजीली। ये मॉडल हमें सिखाता है कि हमें पेशेंट के हर फैक्टर्स पे काम करना है। तो अब हम देख लेते हैं एक क्लिनिकल सिनेरियो। इसमें है हमारे पास दो दोस्त, एक का नाम है हामिद, एक का नाम है हसन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हामिद सबसे छोटा बेटा है अपने माँ बाप का, लेकिन 6 साल की उम्र में उसके बाप की डेथ हो गई। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब जो उसका स्टेप फादर था वो उसके साथ इतना अच्छा नहीं था उसका बिहेवियर। और जबकि दूसरा जो बच्चा है हसन, वो और उसकी बहन, 2 बहन भाई हैं, और बचपन से ही हसन बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ, उसको मेडिकल कॉलेज में हो गया और हामिद का भी मेडिकल कॉलेज में हो गया, क्योंकि पढ़ने में तो दोनों अच्छे थे। अब हामिद ने डिसाइड किया कि हम हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता था, जबकि हसन है उसका घर अपने शहर में ही था और उसके लिए बहुत आसान था कॉलेज से अपने घर आना जाना। अब क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरा, दोनों पे मेडिकल स्टडीज का स्ट्रेस आ गया। अब हामिद ने बोला, जो हॉस्टल में रहता था और जिसके बाप की डेथ हो गई थी, कि क्यों ना हम ऐसा करें, स्मोकिंग स्टार्ट करें ताकि हमारा कंसंट्रेशन बेहतर हो सके जब हम पढ़ें। तो हसन को भी बात ठीक लगी, उसने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, चलो हम स्टार्ट करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अब जब दोनों ने स्मोकिंग स्टार्ट की तो शाम में दोनों ने साथ पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब जो स्मोकिंग पहले थोड़ी बहुत कर रहे थे, अब वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अब हामिद को खांसी लगना स्टार्ट हो गई, लेकिन उसने अपनी जो स्मोकिंग है उसको छोड़ा नहीं। हसन के पेरेंट्स को पता चल गया कि ये जो है स्मोकिंग कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे की बिहेवियर चेंज करवाया, उसको जिम ज्वाइन करवाया, उसको बोला आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, साथ बिहेवियर साइंटिस्ट के पास लेके गए, उससे कंसल्ट किया कि इसको कैसे डिफरेंट इनोवेटिव मेथड के जरिए
जिससे वो अपनी स्मोकिंग भी छोड़े और अपनी स्टडीज पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करे। वो टेक्निक किसको सिखाएं। उसने स्मोकिंग छोड़ दी और जिम जा रहा था तो उसकी हेल्थ बेहतर होना स्टार्ट होगी, तो उसको उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया, अपने दोस्त हामिद को भी कन्विंस किया कि भाई आओ तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, आओ मैं तुम्हें हम चलते हैं डॉक्टर के पास और हम तुम्हें नई टेक्निक सिखाता हूँ जिसकी बेसिस पे तुम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। लेकिन हामिद को तो लग गई थी आदत। उसने क्या किया, उससे उसकी बात नहीं मानी और उसने कैनाबिन स्टार्ट कर दी, यानी कि और ड्रग्स और स्टार्ट कर दी। और कुछ टाइम बाद वो डिफरेंट स्टिमुलेंट्स का एडिक्टेड हो चुका था, बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज कर रहा था एडिक्शन के लिए। पहले तो उसके ग्रेड अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्रेड्स खराब होना शुरू हो गए, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब होना शुरू हो गई और वो फाइनल में फेल हो गया। अब जब इस बेसिस पे वो क्लासेस से भी एब्सेंट रहना शुरू हो गया और उसकी परफॉर्मेंस भी लो हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेडिकल कॉलेज वालों ने उसको वहां से निकाल दिया कि ना इसकी अटेंडेंस है, ना पढ़ने में अच्छा है, एनुअल में भी फेल हो रहा है। लेकिन उसके अपोजिट हसन ने क्या किया, हसन के जो बिहेवियर साइंटिस्ट के पास गया था, उसकी स्मोकिंग की आदत छूट गई थी। अब उसने अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट की और अपनी जो अच्छी फिजिकल हेल्थ है उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और वह आज एक अच्छा डॉक्टर बन गया। तो अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो बिहेवियर साइंटिस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपको अपनी कोई आदत खराब लगती है तो आप अपने बिहेवियर को देखें, तो आप अपने बिहेवियर पे काम करके उन आदतों को ठीक कर सकते हैं। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.